रिसेंटली मैं ऐसी न्यूज़ें सुन रहा हूँ कि भाई वॉलमार्ट एग्जिट करने वाला है, जो उसने डील ली है फ्लिपकार्ट को जो उसने खरीदा है। कैसे इतना बड़ा रिटेल का बड़ा बंदा जो दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल चैनल चला रहा है, वो अभी अभी रिसेंटली एक कंपनी को खरीदता है और उसके बाद उसको एग्जिट कर सकता है। आज मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा, क्या ये सच्ची खबर हो सकती है या फिर झूठी हो सकती है। अगर वॉलमार्ट एग्जिट करता है तो उसको कितना नुकसान होगा, सारी चीजें आज मैं डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा। मई 2018 के अंदर वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% शेयर $16 बिलियन के अंदर खरीदे। उसको पता था ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सारे के सारे ऑफलाइन रिटेलर्स खड़े हो रखे हैं ऑनलाइन सारे के सारे नेटवर्क के अगेंस्ट, फिर भी उसने खरीदा। अब कोई इतनी बड़ी कंपनी जो कि दुनिया की सबसे बड़ा रिटेल ऑफलाइन चैनल चला रही है, वो बिना रिसर्च के कोई चीज़ खरीदेगी? उन्होंने पहले से ही रिसर्च कर रखी होगी, तभी जाके उन्होंने इतनी बड़ी डील के अंदर कैपिटलाइज किया होगा। ठीक है, मैं मान के चलता हूं उन्होंने कैलकुलेट कर रखा था, और ये चीज कैलकुलेट नहीं करी थी कि भाई गवर्नमेंट इस टाइप का बैन लगा देगी। उनको लगता था, मोदी जी पे ट्रस्ट था कि मोदी जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर उनके अगेंस्ट हो गया। ठीक है, ये मान के चलता हूं, ये जो मैंने अपना एक पॉइंट रखा है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि वॉलमार्ट एग्जिट नहीं कर सकता फ्लिपकार्ट से। मतलब वो फ्लिपकार्ट को पकड़े रखना ही पड़ेगा उसको, कहते हैं ना फेविकॉल वाला, पकड़े रहना छोड़ना नहीं, वो वाला सीन रहेगा। पहला रीजन तो मेरा ये था। दूसरा बताता हूं, अभी ये जो न्यूज आई है, न्यूज आने के बाद ऐसा प्रिडिक्शन है कि 20 से 25% तक शेयर्स घट गए हैं फ्लिपकार्ट के। तो अगर आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है और 20 से 25% शेयर्स घट गए, तो मतलब आपको 20 से 25% का लॉस होने वाला है अगर आप अपने सारे के सारे शेयर्स बेचते हो मार्केट के अंदर, मतलब आप एग्जिट करने की कोशिश करते हो तो। और सबसे बड़ी बात, अगर इतनी बड़ी डील करी है, इतनी बड़ी डील खरीदने वाला भी कोई होगा नहीं। वॉलमार्ट की सबसे बड़ी डील थी ये, तो मतलब अगर किसी को ये फ्लिपकार्ट उससे खरीदना है तो इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इतना पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? ऐसे बिजनेस मॉडल्स के अंदर, जैसे कि ई कॉमर्स जो भी है ना, वो सारा का सारा ऐसा कहा जाता है कैश बर्निंग बिजनेस मॉडल है। लॉस के अंदर ही ऑपरेट करना पड़ रहा है आज के टाइम पे इंडिया के अंदर। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, पिछली वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी फ्लिपकार्ट जियो वाली, उसके अंदर लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कि आपको कुछ नहीं पता, फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है, बिनी बंसल इसको चला रहा है। अरे भाई, ये चीज़ें कहानी पूरी हो चुकी है, बहुत पुरानी बात है ये। और ऐसे ऐसे मतलब कमेंट्स कर करके बोल रहे हैं जैसे इनको सब कुछ पता है। ये चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को खरीद चुका है, और फ्लिपकार्ट इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी ही नहीं है। जरा गूगल करके देखना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई फ्लिपकार्ट इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है। फ्लिपकार्ट इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। इस बात को छोड़ते हैं, अगर भाई फ्लिपकार्ट को कोई खरीदने लगेगा, इतना पैसा इन्वेस्ट करके कौन खरीदेगा? वो भी इंडिया की जब ऐसी हालत हो रखी है जहाँ पे इतने सारे बैन्स लग गए हैं, ऊपर से इतना खर्चा होता है इस बिजनेस मॉडल के अंदर, शायद कोई भी नहीं। कोई कर सकता था तो रिलायंस कर सकता था, पर रिलायंस ने कहा मैं अपना खुद का नेटवर्क खुद बनाऊंगा, तो वो खुद बनाएगा अपना नेटवर्क। टाटा कर सकता था, टाटा का खुद का अपना नेटवर्क है, और इसके अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं देता जो कि करेगा। क्या आप खरीदोगे फ्लिपकार्ट को इतने रुपए के अंदर और इतने सालाना लॉस के साथ में? ये नई कहानी नहीं है वॉलमार्ट के लिए। वॉलमार्ट पहले इंडिया के अंदर आ चुका है। वॉलमार्ट अपना ऑफलाइन स्टोर लेके आया था, पर उस टाइम पे प्रोटेस्ट किया गया, उसको रिटेल के अंदर उतरने नहीं गया, उसको होलसेल के अंदर डाल दिया गया। उसके बाद भी होलसेल के ऊपर भी रूल्स लगाए गए, फिर वो डायरेक्टली नहीं आया, वो पार्टनर्स बना के इंडिया के अंदर आया। उसके बाद भी उसने पार्टनर चेंज करे, सब कुछ किया, और एट लास्ट वो प्रॉफिटेबल हुआ। वॉलमार्ट आसानी से हार नहीं मानता। जितने लोगों को लगता है ना वॉलमार्ट कल चाइना के अंदर 1996 के अंदर आ गया था, और आपको पता है चाइना की पॉलिसीज इंडिया से बहुत ज्यादा गंदी है। वहां पे बाहर की कंपनीज को प्रमोट करा ही नहीं जाता। वो तब से लगा पड़ा अभी तक कि भाई मैं एग्जिट नहीं किया उसने। तो वॉलमार्ट वो छोटा खिलाड़ी नहीं है, लॉन्ग टर्म गेम के ऊपर सोचते हैं। मैं आपको बता रहा था, हमारी इंडियन इकोनॉमी है जो ई कॉमर्स वाली, वो $50 बिलियन की है। तो ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े जो शास्त्री होते हैं कि भाई 2026 के अंदर, मतलब तकरीबन मैं कहूँगा 6-7 साल के अंदर ही ई कॉमर्स 5 टाइम्स ग्रो करेगा हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर। मतलब 5 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब 5-7 साल के अंदर अगर आपका पैसा 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई बंदा उसके अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं करेगा? इसलिए वो एग्जिट नहीं कर रहे। इसलिए ही बड़े बड़े जितने भी बड़े आपको बंदे हैं, रिलायंस सबके सब इसी सेक्टर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबके सब अब ई कॉमर्स में लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का इतना अच्छा नहीं है, रोड्स अच्छी नहीं है। अगर यहाँ पे ड्रोन्स के अंदर डिलीवरी शुरू करेंगे ना, तो क्या लोग घर पे बुलाएंगे, लंगर मार के ड्रोन खींच लेंगे? अभी तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है। तो
जब तक ये 5-6 साल के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा ताकि ढंग से डिलीवरी हो पाए, सस्ते प्राइस के अंदर डिलीवरी हो पाए, तो देखना अपने आप ये प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे पहले लोगों के दिमाग के अंदर घुसना चाहते हैं कि भाई देखो मैं फर्स्ट हूं, मैं फर्स्ट हूं, मैं फर्स्ट हूं। अभी अमेजॉन फ्लिपकार्ट चलता है ना, अगर हमको कुछ भी खरीदना होता है, पेटीएम भी पेटीएम मॉल चलाता है, पर पेटीएम मॉल को कभी भी हम अपने दिमाग के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखते, हमेशा अमेजॉन फ्लिपकार्ट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पेटीएम मॉल लेके बाद में आया है, तो हमारे दिमाग के अंदर उसकी पोजीशनिंग ज़्यादा हो रखी है। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा। अभी रिलायंस आएगा, रिलायंस इतनी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट करेगा। एग्जांपल जियो का लेके चलता हूँ, एयरटेल, वोडाफोन सब कुछ सब थे। जियो बाद में भी आया, तब भी उसने अपना पोजीशनिंग ढंग से क्रिएट कर दी लोगों के दिमाग के अंदर। लोगों को लगने लग गया भाई जियो जियो जियो। अगर आज के टाइम पे हम नेटवर्क्स की बात करते हैं तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन यही चलता है। वोडाफोन भी नहीं चलता, एयरटेल, जियो का दिमाग ही सबसे पहले आता है। ये सब कुछ लॉन्ग टर्म वाला सोचा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वॉलमार्ट एग्जिट कर देगा सिर्फ ये छोटी सी पॉलिसी चेंज के हिसाब से, क्योंकि अमेजॉन भी बहुत कुछ चेंजेस ला रहा है। अमेजॉन को भी लॉस हुआ तो भाई अमेजॉन ये थोड़ा ना एग्जिट करके भाग जाएगा, भाई मैं इंडिया में काम नहीं करूंगा। अमेजॉन ने क्या किया, अमेजॉन का एक क्लाउडटेल इंडिया करके है जिसके 51% शेयर्स इंडियंस के पास है। इन्फोसिस के जो फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनके पास स्टेक है इसका, और जिसको एक्सटेंड करके इन्होंने 74% तक कर दिया है। रीजन है उसके पीछे क्लाउडटेल इंडिया। अब क्लाउडटेल इंडिया अगर देखा जाए तो इंडियन ओन्ड कंपनी है, तो ये काम कर सकती है। तो रूल तो क्या था कि मल्टी ब्रांड वाला इन्वेंट्री मॉडल कोई भी इंटरनेशनल बंदा नहीं कर सकता। यहां पे इंटरनेशनल नहीं किया है इन्होंने, यहां पे इंडियन को ले आए बीच के अंदर। साथ के साथ क्या किया इन्होंने, अब अपना जो क्लाउडटेल जो ओरिजिनल वाला था उसके भी इन्होंने शेयर्स को थोड़ा सा शिफ्ट किया, उसके अंदर भी इन्फोसिस की पावर को थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि क्लाउडटेल से ढंग से ऑपरेट हो पाए। ये रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं इस चीज़ को, जहाँ पे आप शेयर्स को ऊपर नीचे करते हो ताकि आप गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ में आ सको। साथ के साथ बहुत सारे आपने देखा होगा पहले से ही, जैसी MI हो गया और भी बहुत सारे हो गए जो कि अपनी साइट पे बेच रहे हैं अपना खुद का प्रोडक्ट। मतलब वो सिंगल ब्रांड है, यहाँ पे वो इन्वेंट्री मॉडल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल ब्रांड के अंदर इन्वेंट्री मॉडल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, 100% FDI अलाउड है। तो मल्टी ब्रांड वालों को ही दिक्कत है। मल्टी ब्रांड मतलब जो एक दुकान के अंदर अलग अलग ब्रांड को बेचेगा, उनको दिक्कत है। साथ के साथ बहुत सारे ऐसे जो कंपनीज है, जो ग्लोबल कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो सारी की सारी क्या कर रही है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर अपने आप को खुद रजिस्टर कर रही है और खुद ही बेचेगी अपने आप को। क्या दिक्कत है? वो तो रूल से अगेंस्ट नहीं है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना उस चीज के अंदर। तो यहां पे भी उन्होंने एक और नब्ज पकड़ ली है। तो बहुत सारे रास्ते तो है काम करने के, ये नहीं है कि भाई इनके आने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब अगर ब्रांड खुद बेचेगा तो ब्रांड अपने हिसाब से प्राइसिंग को भी कंट्रोल कर पाएगा, वो सारी चीजें कंट्रोल। कोई नया प्रोडक्ट आता था, कोई नया पीस निकाला तो कंपनी उसको डिस्काउंट पे डाल देती थी। इसके चक्कर में कंपनी की पोजीशनिंग खराब होती थी। मान के चलो मैं एक ब्रांड चला रहा हूँ, एप्पल चला रहा हूँ एग्जांपल के लिए। एप्पल का जो ऑफलाइन स्टोर है वर्सेस अगर मैं पेटीएम की कंपैरिजन की बात करूँ तो पेटीएम पे चीज सस्ती मिलती है, ऑफलाइन के ऊपर महंगी मिलती है। वो स्टोर चला रहे, सब कुछ चला रहे, नुकसान होता है ना इस चीज से। अब लोग क्या कहते हैं, अगर आप एप्पल के शोरूम पे जाओगे वो कहेंगे सर वो पेटीएम वाला नकली बेच रहा है, आपको क्या पता ऑनलाइन में क्या बदल दे क्या बदल दे। वो बात क्या है, वो अपने एंड से नुकसान देके आपको प्रोडक्ट देते हैं ताकि आप लॉन्ग टर्म में, वो जो दिमाग वाली बात कर रहा हूं ना, लॉन्ग टर्म में जब आपके दिमाग में ख्याल आए तो आपके दिमाग में पेटीएम का ख्याल आए। तो अगर ब्रांड खुद लिस्ट हो जाएगा तो ब्रांड को कोई नुकसान ही नहीं होगा, ब्रांड अपने हिसाब से प्राइसिंग को मैनिपुलेट कर पाएंगे। और अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अगर गवर्नमेंट ने कुछ और पॉलिसीज भी निकाली तो ब्रांड अगर खुद बेचेगा तो ब्रांड को यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत सारे ऐसे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हो गए वो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जिनके पास बहुत सारा लोड है, वो सोच रहे हैं अपना एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे इंडियन बेस, उसको अपने प्रोडक्ट्स बेचेगा और वो आगे बेचेगा। यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके स्टेक्स अपने पास नहीं रखेंगे। गवर्नमेंट ने क्या कहा, नॉर्मली ये क्या कर रहे थे, ये एक कंपनी बनाते थे, जैसे कि इंटरनेशनल FDI अलाउड नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, एक इंडिया के अंदर कंपनी बनाई और इंडिया पहले बल्क के अंदर माल खरीदा, उसके बाद अपने उस चैनल के थ्रू बेचते थे। मतलब मान के चलो आपके घर के पास में कोई बंदा है जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, उससे अमेजॉन ने बल्क के अंदर माल खरीद दिया कम प्राइस के अंदर, उसका अपनी साइट पे खुद बेचता था। अब ये चीज इलीगल थी पर उन्होंने एक रास्ता निकाल रखा था। पर अब क्या कह रहे हैं कि अब हम बल्क के अंदर हम खरीदेंगे, आगे सेलर्स बनाएंगे जो कि जिनमें हमारा कोई स्टेक नहीं होगा, जो खुद अपने एंड से बेचेंगे, अपने प्रॉफिट में रखेंगे, तो आगे सेलर्स बनाएंगे और वो आगे बेचेंगे। जैसे डायसन की बात लेके चलूं, डायसन एक एयर प्यूरीफायर है, बहुत एक्सक्लूसिव है, तो अभी वो अमेजॉन पे ही मिल रहा है, वो प्लान कर रहे हैं भाई फ्लिपकार्ट पे भी आएंगे। पहले एक्सक्लूसिव वाला जो सीन था, अमेजॉन एक्सक्लूसिव,
उसमें क्या होता था, इनका मार्जिन कम में भी काम कर लेते थे, क्योंकि सिर्फ अमेजोन के ऊपर ही मिल रहा है। इस चक्कर में अमेजोन का भी नाम हो रहा है, इस चक्कर में मान के चलो उस कैटेगरी के 5% देना पड़ता है कमीशन। तो अगर मैं अमेजोन पे एक्सक्लूसिव करूंगा तो अमेजोन मुझे बहुत सारी ब्रांडिंग दे देगा फ्री की, साथ के साथ वो हो सकता है मुझे नेगोशिएट करने के अंदर 5% का 4% कर दे। 1% भी बहुत ज़्यादा होता है, पहले बता रहा हूं मैं, तो 5% का 4% कर दे, हो सकता है ऐसी ऐसी चीजें नेगोशिएट हो सकती थी। पर अब क्या होगा, अब मैं मल्टी वेंडर भी बेच सकता हूं, तो ब्रांड की टर्म्स में फायदा होगा, कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है। तो एक ये भी रीजन है जिस चक्कर में मेरे को लगता है कि भाई वॉलमार्ट नहीं भागेगा। तो ये जितनी भी बातें चल रही है, मेरे को ऐसा लगता है अफवाह है। बाकी 6 महीने 7 महीने के अंदर पता लग जाएगा कि वॉलमार्ट भागता है फ्लिपकार्ट बेच के या फिर नहीं बेचता। ये वीडियो याद रखना, सेव करके रखना, दोस्तों को भी भेज देना। अगर आपको कोई भी दोस्त बोले ना कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अब वॉलमार्ट बेच देगा फ्लिपकार्ट को, जो भी उड़ती उड़ती खबरें मार्केट के अंदर फैल रही है, उसको ये वीडियो भेजना, उसको कहना यार डिस्कस करो, बताओ ये जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं क्या इसके अंदर कोई भी इनवैलिड पॉइंट है कि भाई नहीं यार ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ नहीं हो सकती। मैंने तो अपना एनालिसिस किया, मेरे हिसाब से वो नहीं कर सकता, एज अ बिजनेसमैन नहीं कर सकता। मैं इतना छोटा बिजनेसमैन होकर अगर इतना सोच सकता हूं, वो तो भाई सबसे बड़ा प्लेयर है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफलाइन रिटेल का प्लेयर है, तो वो नहीं सोचेगा इन सारी चीज़ों को। तो बस मेरा पॉइंट ये है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।